डू यू नो एनी इंडेस्ट्रक्टिबल एनिमल? एक ऐसा जानवर है जो पृथ्वी पर सभी 5 मास एक्सटिंक्शंस झेल के भी बचा हुआ है। ने टेम्परेचर, प्रेशर, रेडिएशन एंड इवन स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है। तो क्या ये इंडेस्ट्रक्टिबल हुआ? इसके बारे में जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने चारों ओर देखिए, यह आपके नजदीकी सी बीच और ताजी पानी की झील में छिपा हुआ होगा। आपकी फार्म लैंड की मिट्टी में या आपके बैकयार्ड में भी हो सकता है। लेकिन आपको इसे देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। हाँ, एक माइक्रोस्कोप, क्योंकि इसका साइज आमतौर पर लंबाई में 0.3 और 0.5 मिलीमीटर के बीच होता है। दिस इज आवर लिटिल टारडिग्रेड्स। इसको प्यार से वाटर बेयर भी बोलते हैं। इसके पास 8 पैरों वाला सेगमेंटेड शरीर है, जिनमें से प्रत्येक पर छोटे पंजे या सक्शन पैड होते हैं, लगभग एक कैटरपिलर की तरह। वे एब्सोल्यूट जीरो यानी -273 डिग्री सेल्सियस के करीब पोल टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। इस तापमान में कोई अन्य प्राणी जीवित नहीं रह सकता। ये एनिमल 151 डिग्री सेल्सियस तक के उच्च तापमान को भी सहन कर सकता है। लेकिन अगर कोई सामान्य जानवर ऐसे तापमान के संपर्क में आता है, उसकी लगभग सडन डेथ हो जाएगी। समुद्र तल पर एक एटीएम दबाव होता है। टारडिग्रेड्स 6000 एटीएम तक के दबाव को सहन कर सकते हैं। फॉर कंपेयरिंग, समुद्र की सबसे गहरा स्थान मैरियाना ट्रेंच में पाए जाने वाला दबाव से लगभग 6 गुना अधिक। विशेष तकनीक के बिना मनुष्य द्वारा सहन किया जा सकने वाला अधिकतम दबाव लगभग 10 से 11 वायुमंडल तक सीमित है। यहाँ तक कि एक सैन्य पनडुब्बी भी आमतौर पर 300 से 500 मीटर की गहराई पर काम करती है, जहाँ दबाव लगभग 30 से 50 वायुमंडल तक होता है। टारडिग्रेड्स के दबाव सहने की क्षमता इससे 100 गुनी अधिक है। वाटर बेयर हाई रेडिएशन स्तर को झेल सकते हैं, जो कि अधिकांश लाइफ फॉर्म के लिए डेडली होगा। वे 5000 से 6000 ग्रे गामा वेव के संपर्क में आने के बाद भी जिंदा रहे, जबकि 5 ग्रे की डोज एक इंसान और आसपास की अधिकांश प्रजातियों के लिए डेडली होगी। इससे सीधे डीएनए को नुकसान होता है एंड कॉज सेल डेथ। यहां तक कि हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम के सेंटर से 1 किलोमीटर के भीतर लगभग 2 गी से 10 गी रेडिएशन था। वाटर बेयर उससे 500 गुना तक अधिक विकिरण सहन कर सकता है। Oh my God! Wow! वे इंटेंस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी बच सकते हैं, जो आमतौर पर डीएनए और अन्य सेलुलर ऑर्गन को नुकसान पहुंचाता है। ये सभी क्षमताएं वाटर बेयर को अंतरिक्ष में भी जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं। Hey bro, what are you wearing and why? This is space suit. It protects me from harmful radiation, extreme temperature and vacuums of space. I can't survive without it here on space. Oh really? तो सवाल उठता है, क्या वाटर बेयर पृथ्वी पर विकसित हुए हैं या यह एक बाहरी जीवन रूप है? क्योंकि इस प्रजाति में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी पृथ्वी पर किसी अन्य प्रजाति में नहीं है। इट इज एन ऑब्वियस क्वेश्चन, लेकिन फॉसिल रिकॉर्ड, जेनेटिक एनालिसिस एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार यह निष्कर्ष निकला कि यह पृथ्वी पर ही विकसित हुआ है। I'm born on Earth. I am not alien. लगभग 500 मिलियन वर्ष पहले के जीवाश्म रिकॉर्ड नोन है। It shares ancestors with other terrestrial life forms on Earth. उनकी जेनेटिक मटेरियल अन्य पृथ्वी जीवों के साथ महत्वपूर्ण समानताएं दिखाती है, जो एक शेयर्ड एवोल्यूशन हिस्ट्री का सुझाव देती है। वाटर बेयर में कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स और सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो धरती के जीवन रूपों के अकॉर्डिंग होती हैं। Being curious to science, now you must have a question. How water bear can manage to survive in such extreme condition? वैज्ञानिक शोध के अनुसार ये देखा गया है कि वाटर बेयर ट्यून स्टेट नामक एक विशेष अवस्था में प्रवेश करके बहुत कठोर परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। इस अवस्था में वे अपने पैरों को अंदर खींचते हैं और वे लगभग पूरी तरह से ड्राई हो जाते हैं, जिससे उनमें पानी की मात्रा सामान्य से लगभग 99% तक कम हो जाती है। इससे उन्हें एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जीवित रहने में मदद मिलती है। जब हार्श कंडीशंस दूर हो जाती हैं, तो वाटर बेयर सामान्य जीवन में वापस आ सकते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो।
अध्ययन में ये पाया गया है कि वाटर बेयर में ट्यून स्टेट इंड्यूस करने में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्या होता है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ROS अत्यधिक रिएक्टिव ऑक्सीजन एटम होते हैं। वे एक प्रकार के फ्री रेडिकल होते हैं। दे आर अ टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण ROS कोशिकाओं में अन्य अणुओं के साथ आसानी से रिएक्ट कर सकते हैं और कोशिकाओं में चेंज कर सकते हैं। जब वाटर बेयर अत्यधिक ड्राई, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट या केमिकल स्ट्रेस का सामना करते हैं तो उनके शरीर ROS छोड़ते हैं। ये अणु ट्यून अवस्था को ट्रिगर करने में मदद करते हैं। OMG, what should I do? ROS, where are you? साइंटिस्ट्स ने प्रयोग करके पाया कि यदि वाटर बियर की कोशिकाओं में एंटीऑक्सीडेंट डाला जाए, जो कि ROS के विपरीत काम करता है, तो यह ROS के प्रभाव को खत्म कर देता है, जिसके कारण वाटर बेयर में ट्यून अवस्था शुरू नहीं हो पाती है। ट्यून स्टेट के बिना वाटर बेयर किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में जीवित नहीं रह सकता है। ट्यून स्टेट के बिना ये किसी भी नॉर्मल एनिमल की तरह व्यवहार करता है और अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो वाटर बियर पर स्टडी क्यों महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहले हम उनसे एक्सट्रीम सर्वाइवल मैकेनिज्म सीख सकते हैं, जैसे कि वाटर बेयर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नियरली स्टॉप हो जाती है। हम उनकी सेल मैकेनिज्म सीख सकते हैं। उनकी मदद से हम क्रॉप्स या जानवरों पर भी यही मिमिक कर सकते हैं और उन्हें लंबे अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयार कर सकते हैं। शायद क्राइपोड्स की मदद से हम अंतरिक्ष में गहराई तक खोज कर सकते हैं। बट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एनिमल्स ऑल्सो कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर स्पेस ट्रैवल, और हो सकता है कि निकट भविष्य में अंतरिक्ष की गहराइयों का पता लगाने के लिए मनुष्यों पर वाटर बेयर से प्रेरित क्रायोजेनिक अवस्था का प्रयोग भी संभव हो सके। वाटर बेयर में मनुष्यों की तुलना में अलग DNA रिपेयरिंग सिस्टम होता है, जो उन्हें रेडिएशन के हाई एक्सपोजर पर भी DNA को डैमेज नहीं होने देता। ये हमें ह्यूमंस को रेडिएशन से बचाने के नए तरीकों को समझने में मदद कर सकता है, कैंसर चिकित्सा को लाभ पहुंचा सकता है और कीमोथेरेपी और अन्य रेडिएशन ट्रीटमेंट से होने वाले सेल डैमेज को जल्दी से रिकवर करने में मदद कर सकता है। जैसा कि हमने पहले ही चर्नोबिल एंड फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर्स 2 मेगा एटॉमिक पावर प्लांट मेल्टडाउन का सामना किया है। दिस मे बी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग अ वैक्सीन और oral treatment for temporary or permanent radiation resistance as well as reducing its impact on our next generation which is caused by DNA damage। ये रेडियो एक्टिव एक्सीडेंट रिएक्शंस प्रोग्राम को डिजाइन करने में भी मदद कर सकता है। वाटर बेयर की स्टडी हमें पृथ्वी का इतिहास प्रदान कर सकता है और हमें ये समझने में मदद कर सकता है कि हाउ लाइफ ऑन अर्थ कैन अडैप्ट टू क्लाइमेट चेंज। Further study of their response to environmental stress could help other organisms, including crops and livestock, improve their resilience. Water bear की ठंडी परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता this could inform techniques for preserving biological specimens, organs for transplantation, and even human tissues. इस छोटे से चैंप ने विकास का एक अलग रास्ता चुना और कठोर वातावरण में शांत रहने की क्षमता विकसित की। वैज्ञानिक हमारी फसलों, पशुधन और हमें पर्यावरण परिवर्तन के प्रति अधिक रेजिलिएंट बनाने के लिए नए तरीके खोज रहे हैं। हम कम से कम वाटर बेयर से मानसिक रूप से शांत रहना और अपने डिफिकल्ट लाइफ सिचुएशन में तालमेल बनाए रखना सीख सकते हैं। To know more such interesting facts, subscribe to our channel. Thanks for watching.